बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू नरगिस बानो अकेडमी। आज जो हम टॉपिक को एक्सप्लेन करने वाले हैं वो है रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल। और लेकिन जानते हैं कि रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल से पहले जी एक मॉडल था जिसे हम कह रहे हैं कि प्लम पुडिंग मॉडल था। अब बेसिकली प्लम पुडिंग मॉडल है क्या? प्लम पुडिंग मॉडल बेसिकली आपको मैं अगर एग्जांपल दूं तो जैसे हम तरबूज खाते हैं तो तरबूज का जो रेड पार्ट है ना, वो समझ लें कि वो आपका एटम है। यानी कि वो कहता है कि जो रेड पार्ट है, या फिर हम ये कह सकते हैं, वो कहता था कि एटम इज़ लाइक अ स्फीयर। और ये जो स्फीयर का जो रेड पार्ट है ये पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है, और इसके अंदर जो इसके बीज हैं ब्लैक कलर के, जो एम्बेडेड बीज हैं, वो नेगेटिव चार्ज है। तो बस प्लम पुडिंग मॉडल में इतनी सी बात थी कि एटम इज़ लाइक अ स्फीयर, यानी कि इतनी सी थ्योरी थी कि वो कहता था एटम इज़ लाइक अ स्फीयर और इन विच द नेगेटिव चार्ज पार्टिकल्स आर एम्बेडेड इन इट, जिसके अंदर नेगेटिव चार्ज पार्टिकल क्या था, एम्बेडेड है। तो ये देख सकते हैं कि मैंने लिखा हुआ भी है कि जो रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल से पहले जो हमारे पास मॉडल था दैट इज़ अ प्लम पुडिंग मॉडल। और इसका जो है आसान ज़बान में मैंने आपको बता दिया कि जी बेसिकली इट इज़ लाइक अ स्फीयर, एटम इज़ लाइक अ स्फीयर इन विच इज़ अ पॉजिटिव चार्ज एंड द नेगेटिव चार्ज इज़ एम्बेडेड इन इट। तो इसके अंदर प्लम पुडिंग मॉडल का ड्रॉबैक ये था कि एक पर्टिकुलर एटम का स्ट्रक्चर इसमें नहीं था। बस उसमें ये बोला गया कि जितने नंबर ऑफ़ पॉजिटिव चार्ज हैं उतने ही नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स या नेगेटिव चार्ज हैं, यानी कि नंबर ऑफ़ पॉजिटिव चार्ज इज़ इक्वल टू नंबर ऑफ़ नेगेटिव चार्ज, यानी प्रोटॉन जितने हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन हैं। तो पर्टिकुलर एक एटम का स्ट्रक्चर क्लियरली जो है एक्सप्लेन नहीं था। तो रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल में हम देख रहे हैं कि रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल के अंदर बेसिकली इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी हुई। अगर कोई आपसे पूछता है कि रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल इसमें क्या एक्सप्लेन किया गया है, तो बेसिकली एक जो है एटम की जो पूरे जो सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं उसकी डिस्कवरी थी, और ख़ास तौर से इसमें न्यूक्लियस की डिस्कवरी थी। ठीक है, न्यूक्लियस की डिस्कवरी थी इसके अंदर। अगर आप ये देखें तो रदरफोर्ड का एक्सपेरिमेंट मैं थोड़ा सा आपको डायग्राम के थ्रू बता देना चाह रही हूँ, तो देख लेते हैं डायग्राम को। तो बहुत ही सिंपल एक्सपेरिमेंट है, और इसका प्रोजेक्ट भी हम जब बनाएंगे तो फिर आपको वो भी दिखाएंगे कि स्कूल में जब प्रोजेक्ट बनेगा तो फिर उसको भी आपसे शेयर करेंगे। अब यहाँ देखें कि ज़रा एक्सपेरिमेंट बहुत ही सिंपल था। रदरफोर्ड का एक्सपेरिमेंट पहले देख लेते हैं। ये है लेड बॉक्स, ठीक है जी, ये लेड बॉक्स है। ये जो आपको बॉक्स नज़र आ रहा है इट इज़ अ लेड बॉक्स, ठीक है। और इसके अंदर जो है ये सोर्स रखा है, ये जो सिंबल भी है, ये जो सिंबल आप देख रहे हैं लैब में आपको बताया गया होगा, दिस इज़ अ रेडियो एक्टिव एलिमेंट। ये लेड बॉक्स के अंदर एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट रखा गया है जिसे पोलोनियम कह रहे हैं, और पोलोनियम की डिसइंटीग्रेशन से पोलोनियम से जो है एक जो रेस निकल रही है वो है अल्फ़ा पार्टिकल्स, ठीक है। तो ये रेडियो एक्टिव सोर्स है विच इज़ अ लेड, जिसके अंदर हमने जो है रेडियो एक्टिव एलिमेंट रखा है जो कि पोलोनियम, और इससे जो लाइट या रेज एमिट हो रही है वो है अल्फ़ा पार्टिकल्स विच हैज़ अ पॉजिटिव चार्ज। तो अल्फ़ा पार्टिकल्स जो है डबल पॉजिटिव चार्ज होते हैं जैसे कि हीलियम। ठीक हो गई बात, समझ में आ गई आपको। ये सोर्स है, लेड बॉक्स है, इसके अंदर हमने रखा है आपका रेडियो एक्टिव एलिमेंट, जिससे हमें जो है ये जो आपको रे नज़र आ रही है बेसिकली क्या है, रे है अल्फ़ा पार्टिकल जो कि पॉजिटिव चार्ज रखती है। ये आपको लाजमी याद रखना है कि ये पॉजिटिव चार्ज रखती है। अच्छा, अब ये लेड बॉक्स का पर्पस क्या है? ये सोर्स जो रेडिएटिव सोर्स या लेड बॉक्स रखा गया, इसका पर्पस आपको पता होना चाहिए। इसका पर्पस क्या है, पूछ सकते हैं कि इसका पर्पस ये है कि लाइट की जो बीम है वो स्कैटर्ड ना हो इर्द गिर्द, ठीक है। लाइट की जो बीम है वो स्कैटर्ड आसपास ना हो, क्योंकि रेडियो एक्टिव जो रेज होती हैं वो हार्मफुल रेज होती हैं। आगे चलें तो ये देखें थिन गोल्ड फॉइल है। गोल्ड फॉइल बहुत ही थिन है, तकरीबन 0.0004 सेंटीमीटर, यानी कि 0 पॉइंट के बाद 4 ज़ीरो और फिर 4 सेंटीमीटर, इतना ज़्यादा थिन ये जो है आपका गोल्ड फॉइल है। अब रीज़न क्या है कि गोल्ड फॉइल थिन क्यों है? गोल्ड फॉइल इसलिए इतना ज़्यादा थिन है कि ताकि रेज इसके अंदर जाके एब्जॉर्ब ना हो जाएं, ठीक है। रेज इसके अंदर जाके क्या हो, एब्जॉर्ब ना हो जाएं। दूसरी चीज़ आपको मैंने बताना था कि ये जो आपको रेड कलर का ये जो सर्कुलर सा आपको नज़र आ रहा है, दिस इज़ अ फोटोग्राफिक प्लेट। ये जिंक सल्फाइड की प्लेट है, ठीक है। ये जिंक सल्फाइड की प्लेट है, और जिंक सल्फाइड की प्लेट ही क्यों यूज़ की गई है, ताकि जो रेज ये देखें आप, ये जो अल्फ़ा रेज जा रही हैं और जो कि इसके अंदर एब्जॉर्ब नहीं हो रही हैं बल्कि आगे जाके स्कैटर्ड हो रही हैं, और ये जो फोटोग्राफिक फिल्म यानी कि आसान ज़बान में ये जो स्क्रीन लगी है जो कि जिंक सल्फाइड की, उस पे ये जाके आप ये जाके उस पे गिरेंगी, जिसकी वजह से ये एक तो पहली बात कि ये ग्लो करेगा, ये प्लेट जो है, ये स्क्रीन जो है जिंक सल्फाइड की, ये ग्लो करेंगी और यहाँ पे कुछ मार्क्स को छोड़ जाएंगी, ठीक है। कुछ मार्क या स्पॉट आपको नज़र आएंगे और ग्लो भी करेंगे। चलें जी, आपको मैंने थोड़ा सा डिटेल भी बता दिया कि ये जो पूरा सेटअप है, ये इसका पर्पस भी मैंने आपको साथ साथ
थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेन कर दिया, ठीक हो गया। चलें जी, अब हुआ क्या, जब एक्सपेरिमेंट स्टार्ट हुआ, ये देख सकते हैं कि रेडियो एक्टिव एलिमेंट जो कि पोलोनियम था, इस अल्फ़ा पार्टिकल्स जब जो कि पॉजिटिव चार्ज है, ये जो बीम है, अच्छा यहाँ पे एक छोटा सा जो होल है उसी से बीम निकलेगी ताकि वो स्कैटर्ड ना हो, गोल्ड फॉइल पे पड़ेगी और देखें ये जो है ना रेज स्कैटर्ड हो गई। स्कैटर्ड का मतलब बिखर गई, ठीक हो गया। ये रहा ए, ये बी और ये रहा सी। अब आप देख सकते हैं कि ए के अंदर क्या हुआ, ए के अंदर क्या हो रहा है। अब हमारी ऑब्जर्वेशन आ गई। अब थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट आप एग्जाम में बताएंगे। एग्जाम में आप क्या करने लगे हैं कि पहले आपने एक्सपेरिमेंट की हेडिंग दे दी और थोड़ा सा बता दिया कि एक्सपेरिमेंट कैसे परफॉर्म हुआ और ये जो हमने अपरेटस के अंदर मटीरियल्स यूज़ किए थे उसका आपको यूज़ भी पता हो गया। अब हमारी ऑब्जर्वेशन क्या थी, ए बी सी इसने करके लिखा है, आप चाहे तो ए बी सी करके यहाँ पे 1 2 3 की जगह लिख लें। अब जब ऑब्जर्व किया गया तो कहा गया कि मोस्ट अल्फा पार्टिकल पास स्ट्रेट थ्रू द गोल्ड फॉइल। अब जब ये रेज यहाँ गोल्ड फॉइल से टकराए गई तो बहुत सारी जो मेजॉरिटी ऑफ द रेज थी, लेट्स सपोज तकरीबन हमारे पास 20,000 अगर हमारे पास अल्फ़ा रेज थी, ठीक है, चलिए आपने सपोज कर लिया कि 20,000 अल्फ़ा रेज थी, तो उसमें से जितनी 19 जो है 19,990 जो रेज थी दे पास स्ट्रेट थ्रू द गोल्ड फॉइल, ठीक है। ये एक पहली बात कि 20,000 में से सिर्फ एक छोड़ के 19,990 जो आपकी रेस थी वो जो थी स्ट्रेट गुजर गई, जबकि सम अल्फ़ा पार्टिकल्स डिफ्लेक्टेड एट अ स्मॉल एंगल। कुछ जो ये जैसे बी है, ये वाला जो बी है, ये बी के बारे में बता रहा है, कुछ जो अल्फ़ा पार्टिकल्स थे वो डिफ्लेक्ट हुए एट अ स्मॉल एंगल, ठीक है। और जो फ्यू पार्टिकल्स है तकरीबन जो है आपका जो फ्यू पार्टिकल्स थे वो डिफ्लेक्ट बैक हुए, वापस टर्न हो गए। तो तीन चीज़ें थी, मेजॉरिटी ऑफ द अल्फ़ा पार्टिकल्स स्ट्रेट पास स्ट्रेट, सम ऑफ द अल्फ़ा पार्टिकल्स डिफ्लेक्टेड एट अ स्मॉल एंगल, ये देखें डिफ्लेक्ट हो रही है। और सिर्फ 1% जो हमारी जो थी ना 20 जो है यानी कि मेजॉरिटी में आ गया 20,000 अल्फ़ा पार्टिकल्स थे। ये बिल्कुल ही अगर हमने इस पर बम्बार्डमेंट की थी तो 20,000 में से 19,990 रेज जो है स्ट्रेट गुजर गई, कुछ डिफ्लेक्ट हुई और कुछ जो है बिल्कुल बाउंस बैक हो गई, ये देख सकते हैं। कुछ जो थी फ्यू अल्फ़ा पार्टिकल्स डिफ्लेक्टेड बैक, ठीक है, ये देख सकते हैं सिर्फ 1% के करीब जो डिफ्लेक्ट हुई एट द सेम एंगल। अब हम इन ऑब्जर्वेशन से हमें क्या बात समझ में आई तो वो आगे बताते हैं कि देखें मोस्ट अल्फ़ा पार्टिकल पास स्ट्रेट, क्या रीज़न है कि कुछ अल्फ़ा पार्टिकल बिल्कुल स्ट्रेट निकल गए। अगर हम एटम का स्ट्रक्चर बनाएं, ये देखें, अगर हम एटम का स्ट्रक्चर बनाते हैं, ये देखें अगर हम बनाते हैं, ये एटम है ना हमारा, ये हमने थिन गोल्ड फॉइल का एक एटम ले लिया, चलें सपोज कर लेते हैं, ठीक है, ये हमारा न्यूक्लियस हो गया। हमें अभी पता तो नहीं है ना कि ये न्यूक्लियस है, ठीक है, ये न्यूक्लियस है हमारा। और अगर हमने ये अल्फ़ा रेज से बम्बार्डमेंट की, ये देखें ये हमारी रेज ऐसे गुजरी स्ट्रेट, ये तो मैंने आपको कुछ रेज दिखाई है ना, ये देखें आप, ये बहुत सारी जो रेज हैं, मेजॉरिटी ऑफ द रेज पास स्ट्रेट थ्रू द गोल्ड फॉइल। कुछ जो थी डिफ्लेक्ट हुई थी, सम ऑफ द अल्फ़ा पार्टिकल डिफ्लेक्ट एट अ स्मॉल एंगल, कुछ जो थी डिफ्लेक्ट भी हो गई, ठीक है, और कुछ जो थी क्या हुई, ये बाउंस बैक हो गई। तो ये हमारा एटम का स्ट्रक्चर। अब हमने इस ऑब्जर्वेशन से हमने क्या समझा, हमने ये समझा कि जो रेज स्ट्रेट गुजर गई थी, ठीक है, जो रेज स्ट्रेट गुजर गई थी, इसका ये मतलब है कि मेजॉरिटी ऑफ द पार्ट ऑफ द एटम इज़ एम्प्टी। एटम का बहुत सारा हिस्सा क्या है, ये देखें, ये सारा हिस्सा क्या पड़ा है, एम्प्टी पड़ा है। ये सारा हिस्सा क्या है, ये सारा हिस्सा एम्प्टी पड़ा हुआ है, एम्प्टी है, खाली है। और ये जो लिखा है ना सम अल्फ़ा पार्टिकल्स डिफ्लेक्टेड एट स्मॉल एंगल, इसका ये मतलब है कि न्यूक्लियस के अंदर कुछ ऐसी चीज़ मौजूद है जो कि है प्रोटॉन। अच्छा, ये प्रोटॉन के बारे में भी इन्होंने बताया कि यहाँ पर प्रोटॉन भी मौजूद है विच कैरीज पॉजिटिव चार्ज। ये कैसे पता चला कि इसके अंदर प्रोटॉन मौजूद है, क्योंकि सम अल्फ़ा पार्टिकल्स डिफ्लेक्टेड एट स्मॉल एंगल। इसका ये मतलब है कि कुछ यहाँ पर चीज़ मौजूद है विच कैरी पॉजिटिव चार्ज। उस वक्त तो उसने नहीं बोला कि ये प्रोटॉन है, लेकिन अभी तो ऑब्जर्वेशन चल रही है, तो कुछ अल्फ़ा पार्टिकल भी क्या थे, पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। ये अल्फ़ा पार्टिकल्स का सिंबल ये रहा, अल्फ़ा पार्टिकल्स भी क्या है, पॉजिटिव चार्ज। और बीच में भी कुछ ऐसा पार्ट है कि जो पॉजिटिव है जिसकी वजह से वो डिफ्लेक्ट हुआ। और फ्यू अल्फ़ा पार्टिकल्स डिफ्लेक्टेड बैक। अब क्या हुआ कि उसने कहा कि जो सेंटर में कुछ ऐसा हैवी मास मौजूद है जिससे वो डिफ्लेक्ट हुआ स्ट्रॉन्गली। अब यहाँ पे मैंने ऑब्जर्वेशन है, यहाँ पे भी मैंने आपको क्लियर पॉइंट बताया। पहला पॉइंट जो मैंने बताया था मोस्ट ऑफ द अल्फ़ा पार्टिकल पास स्ट्रेट थ्रू द गोल्ड फॉइल, तो उसका कंक्लूजन ये रहा कि मोस्ट अल्फ़ा पार्टिकल पास थ्रू क्यों गुजर गए थे, क्योंकि लार्जर पार्ट ऑफ द एटम इज़ एम्प्टी।
सेकंड में था कि सम जो है डिफ्लेक्ट हुए थे एट ए स्मॉलर एंगल। उसका रीज़न ये है कि टाइनी डेंस पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस कंटेन्स ऑलमोस्ट ऑल एटॉमिक मास, यानी कि एक छोटा सा जो डेंस पार्ट मौजूद है न्यूक्लियस के अंदर, डेंस मतलब सारा का सारा एटम का जो मास है वो सेंटर में मौजूद है, जिसे हम वो न्यूक्लियस कह रहा था। अच्छा जी, आ जाते हैं थर्ड पॉइंट पे। और थर्ड पॉइंट में हमने देखा कि कुछ जो रेज थी, वेरी फ्यू रेज बाउंसेस बैक। इसका ये मतलब है कि न्यूक्लियस का साइज़ इतना छोटा है एज़ कम्पेयर टू द साइज़ ऑफ एटम। न्यूक्लियस का साइज़ बहुत छोटा है। तो ये रेफरेंस है हमारे पिछले वाले ऑब्जर्वेशन के लिहाज से। ये 3 पॉइंट आपके कंक्लूड किए कि हमने उधर से क्या चीज़ अखज़ की। अच्छा जी, रदरफोर्ड के न्यूक्लियर मॉडल से अगर हम बात समझें तो उस अगर हमने देखा जाए तो क्या प्रपोज किया था उस मॉडल में, तो उसने कहा कि भाई डिस्कवरी तो थी कि सेंट्रल पार्ट इज़ अ न्यूक्लियस, और सेंट्रल पार्ट इज़ अ न्यूक्लियस विच कंटेन्स प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। ठीक है, ये आप देख सकते हैं, मैंने लिखा भी है कि सेंट्रल न्यूक्लियस एंड एन एक्सट्रीमली स्मॉल डेंस पॉजिटिव चार्ज कोर कंटेनिंग नियरली ऑल द एटम मास। फिर प्लानिटरी इलेक्ट्रॉन का मतलब है कि उसने ये भी कहा कि इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व्स अराउंड द न्यूक्लियस इन अ फिक्स सर्कुलर ऑर्बिट। अच्छा जी, फिर उसने कहा कि एटम एज अ होल इज़ इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, यानी न्यूक्लियस कैरीज पॉजिटिव चार्ज एंड इलेक्ट्रॉन कैरी नेगेटिव चार्ज, और दोनों के जो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं दे आर बोथ इक्वल। सो जब बोथ इक्वल हैं तो फिर हमने कहा कि ये इलेक्ट्रिकली एटम जो है इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल हो जाता है। ठीक है, बिकॉज नंबर ऑफ प्रोटॉन्स आर इक्वल टू द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो डू शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक। आगे चलते हैं जी ड्रॉबैक पे। लिमिटेशन ऑफ रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल क्या है? एटम को ठीक है प्रपोज किया, एटम के बारे में बताया कि एटम के सेंटर में प्रोटॉन मौजूद है, और प्रोटॉन ये शो कर रहा है कि जो एटम का जो टोटल मास है इट इज़ कॉन्सनट्रेटेड इन द न्यूक्लियस। एटम बेज़ाहिर तो सारा का सारा खाली है, लेकिन उसमें जो मास मौजूद है वो न्यूक्लियस है। अब इसने यहाँ पे मैं अगर आपको बताऊँ व्हाट इज़ द लिमिटेशन, तो लिमिटेशन में ये है कि न्यूक्लियस तो सेंटर में मौजूद है, एटम एज अ होल हम ये बात कर रहे हैं कि स्टेबिलिटी इसकी थोड़ी सी मिसिंग है। स्टेबल एटम की स्टेबिलिटी को रदरफोर्ड जो है एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा। अब कैसे नहीं कर पा रहा? वो कहता है कि इलेक्ट्रॉन हम जान रहे हैं कि वो कंटिन्यूसली रिवॉल्व कर रहा है अराउंड द न्यूक्लियस, और क्लासिकल फिज़िक्स के लिहाज से उस दौर में ये रूल था कि जब कोई चीज़ कंटिन्यूसली रिवॉल्व करती रहती है तो वो एनर्जी लूज़ करती रहती है, और एक ऐसा टाइम आता है कि इट विल फॉल ऑन टू द न्यूक्लियस और वो कोलैप्स कर जाती है। ठीक है, ये देख सकते हैं एटम की स्टेबिलिटी को वो एक्सप्लेन नहीं कर पाया, और मैंने यहाँ बताया भी आपको कि अकॉर्डिंग टू द फिजिक्स इफ इलेक्ट्रॉन्स कीप मूविंग इन अ सर्कल, इलेक्ट्रॉन्स सर्कल में मूव करता रहेगा तो इट विल लूज एनर्जी। ठीक है, और फिर वो क्रैश कर जाएगा न्यूक्लियस पे। और जबकि लेकिन रियलिटी में वो कोलैप्स नहीं कर रहा होता। आगे जाके बोर्स ने एक्सप्लेन किया कि भाई वो कोलैप्स नहीं करता। और फिर आगे दूसरा था कि भाई एटॉमिक स्पेक्ट्रा। एटॉमिक स्पेक्ट्रा का मतलब ये है कि अगर कोई चीज़, अगर हम इसके रेफरेंस से बात करें एटॉमिक स्पेक्ट्रा के, तो वो ये कहता है कि अगर कोई चीज़ कोई चीज़ के इलेक्ट्रॉन कंटिन्यूसली रिवॉल्व कर अराउंड द न्यूक्लियस तो इट शुड फॉर्म अ कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम, बट एक्चुअली क्या होता है कि इट फॉर्म्स अ लाइन स्पेक्ट्रम। कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम आपके 9th के लेवल में सिर्फ ये बता दूं, कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम का मतलब है कि कलरफुल स्पेक्ट्रम, यानी कि जब गैस में से हीट को पास की जाती है, जैसे कि हाइड्रोजन के बारे में अगर हम बात करें तो हाइड्रोजन में से अगर हम किसी भी गैस को हीट करेंगे तो स्पेक्ट्रम बनते हैं। और कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम का मतलब ये होता है कि रेनबो लाइक कलर्स, यानी डिफरेंट प्यारे प्यारे कलर्स आपको रेनबो जैसे नज़र आते हैं, बट एक्चुअली यहाँ पे लाइन स्पेक्ट्रम बना था, यानी कि ब्लैक वाइट, ब्लैक फिंगरप्रिंट्स जैसे कलर बने थे। तो ये आसानी से मैंने आपको समझा दिया, और मैंने यहाँ पे लिख भी दिया कि इफ़ रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन्स एमिट एनर्जी कंटिन्यूसली इट शुड फॉर्म अ कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम, बट एक्चुअली क्या हुआ था, लाइन स्पेक्ट्रम। कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम का मतलब बता दिया थोड़ा सा आपके 9th के लेवल के लिए कि रेनबो लाइक कलर, बट एक्चुअली रेनबो लाइक कलर नहीं बने थे, बल्कि लाइन स्पेक्ट्रम यानी ब्लैक एंड वाइट फिंगर लाइक प्रिंट्स कलर बने थे। ठीक है जी, तो ये था आज का रदरफोर्ड की थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन। आपको लगता है कि कुछ कसर रह गई, या आपको मैं थोड़ा सा फास्ट हूँ तो आप मुझे बता सकते हैं। तो बस आज के लिए इतना ही, मेरी तरफ से अल्लाह हाफिज़।